हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा। रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऊपर वही पावर देंगे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, क्या सभी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाला जा सकता है? जितने भी रिएक्शन हैं, क्या सभी रिएक्शन के लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट निकाला जा सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। जितने भी रिएक्शन हैं वो सभी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं निकाला जाता। तो फिर मन में क्वेश्चन राइज होगा कि किस तरह के रिएक्शन का निकाला जाएगा और किस तरह के रिएक्शन का नहीं निकाला जाएगा। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा और किस तरह के रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला जाएगा। वो बाद की चीजें हैं। ऐसे सोचो तो, जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस V2 2AB। ये रिएक्शन है, बोलता है एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखो, इस रिएक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। इस रिएक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है। तो इस रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है? तो कह रहा है कि जब A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेंगे, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेंगे, तो रिएक्शन का रेट 1.6 × 10⁻⁴ होगा। जब A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेंगे, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेंगे, तो रिएक्शन का रेट 1.6 × 10⁻⁴ होगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेंगे, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, तो रिएक्शन का रेट 3.2 × 10⁻⁴ होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि जब A का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, तो रिएक्शन का रेट 3.2 × 10⁻⁴ होगा। अब सोचो, अगर हम, तो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते, तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऊपर वही पावर देते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है। अब देखो तो, मैं अगर ये डायरेक्ट बोल दूं कि इस क्वेश्चन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं किया, तो आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, सर हम कैसे जानेंगे कि क्यों नहीं वैलिड किया, कैसे वैलिड किया, वैलिड नहीं किया तो क्यों नहीं किया। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न उठने लगते हैं। सोचो, मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है वो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन है, ये थ्योरी से आया है, ये थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो क्यों नहीं किया। क्या ये एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को क्या ये लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो कर रहा है? हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखो, हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। हम लोग मोल में भी पढ़े थे कि जब भी कंपैरिजन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं।
तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो मान लेते हैं ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो किया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो किया मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ए रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.50, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50, तो रिएक्शन के रेट 1.6 × 10⁻⁴। मान लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इस रेट ऑफ रिएक्शन को सेटिस्फाइड किया। तो मान लेते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को ए माने हैं और इसको B2 माने हैं, तो रिएक्शन का रेट मान लेते हैं R आया। मतलब जब ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना पुट करा तो रिएक्शन का रेट ए आया। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इस लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो किया। अब देखो तो, अब सोचो, अब थोड़ा सेकेंड को हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले भी 0.50 था, मतलब अगर हम इसको ए माने हैं तो अगर पहले ए था तो अभी ए है, लेकिन B2 का कॉन्सेंट्रेशन पहले से डबल हो चुका है, 2B2 हो चुका है। तो अगर हम यहां पे रखेंगे कि जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और B2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखते हैं और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल रखते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि रिएक्शन का रेट दुगना हो जाएगा। देखो हम इसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं। हम मान लिए हैं कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.50 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.50 था, तो रिएक्शन का रेट ए था और ये डाटा लॉ ऑफ मास एक्शन को सेटिस्फाइड किया। बात समझ रहे हो ना? तो सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा में क्या किया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, B2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन को भी हमने चेक किया तो देखा कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को पहले के रिस्पेक्ट में डबल कर रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। अब सोचो थोड़ा थर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा को अगर हम देखें तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दुगना, मतलब पहले ए था तो अभी 2A है, और B2 के कॉन्सेंट्रेशन भी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दुगना। थर्ड को देखो तो थर्ड का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दुगना और थर्ड का कॉन्सेंट्रेशन B2 का भी कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दुगना। मतलब यहां पे ए अगर पहले था तो अब ए को ट्वाइस ए ले रहा है, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले ए था, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया और B2 को भी दुगना कर दिया। तो रिएक्शन का रेट क्या आ रहा है, 4 दूना 8 के ए स्क्वायर B2। सोचो ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ मास एक्शन और एक्सपेरिमेंटल डाटा में कोई डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड में जो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा था वही एक्सपेरिमेंटल डाटा कह रहा था, लेकिन फर्स्ट को जब हमने थर्ड से कंपैरिजन करा, तो जब हमने फर्स्ट को थर्ड से कंपैरिजन करा तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा था कि जब तुम ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल करोगे तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि जब ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल और B2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रिएक्शन का रेट दुगना हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कब, जब हम ए को डबल करेंगे और B2 को डबल करेंगे। अब सोचो तो यार, जब ए को डबल किए और B2 को डबल किए तो रिएक्शन का रेट 8 गुना, किसके अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कह रहा है कि जब तुम ए को डबल कर रहे हो और B2 को डबल कर रहे हो तो रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है। अब देखो तो यार, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स और एक्सपेरिमेंटल डाटा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। कहीं ना कहीं तो लोचा है, कहीं ना कहीं तो लोचा है। या तो एक्सपेरिमेंटल डाटा सही है
या तो थ्योरेटिकल डाटा सही है। और एक्सपेरिमेंटल डाटा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जब भी गलत होगा तो कौन होगा? थ्योरेटिकल डाटा गलत होगा। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को ए लॉ ऑफ मास एक्शन सेटिस्फाइड नहीं किया। ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को लॉ ऑफ मास एक्शन सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर सेटिस्फाइड करता तो रिएक्शन का रेट वही हो जाता। लेकिन जब हमने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को जब हम इस गिवन डाटा में जब हम सेटिस्फाइड कराने का प्रयास करा, तो गिवन डाटा जो था, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो था, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को लॉ ऑफ मास एक्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अरे समझ रहे हैं बातों को? चलो अब देखो तो यार, जब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इसका तो कुछ रास्ता तो होगा ना। तो बिल्कुल रास्ता है। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जो तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड करे। तो मान लेते हैं कि लेट द रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K A के पावर X B के पावर Y। मान लेते हैं कि एक रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब फर्स्ट को भी कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है और थर्ड को भी कर रहा है। मान लिए कि एक रेट ऑफ रिएक्शन ये तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये फर्स्ट को भी कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है और थर्ड को भी कर रहा है। तो फर्स्ट के अनुसार फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? तो फर्स्ट में क्या है? तो अगर फर्स्ट को फॉलो करेगा तो R का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -4 के, A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50, V का कॉन्सेंट्रेशन 0.50, इसके ऊपर पावर X, इसके ऊपर पावर Y। ये क्या बोले कि तीनों को फॉलो मान लेते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है। मान लेते हैं सेकंड को भी सेटिस्फाइड किया, तो सेकंड का 3.2 इंटू 10 के पावर -4 के, A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 के पावर X और V का 1 के पावर Y। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल में जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको रख लिए। मान लिए थर्ड को भी सेटिस्फाइड किया, तो अगर थर्ड को अगर सेटिस्फाइड किया तो क्या हो जाएगा? R बराबर, तो R का वैल्यू कितना है? 3.2 इंटू 10 के पावर -4 के, A का कॉन्सेंट्रेशन 1 के पावर X और V का 1 के पावर Y, है ना। तो मान लिए कि एक रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K, A के पावर X B के पावर Y है, जो तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। बोलो, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मुझे लेना पड़ा R बराबर K के पावर X B के पावर Y। बात समझ रहे ना? अब तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड किया, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? X और Y का वैल्यू चाहिए। सोल्व करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? X और Y का वैल्यू चाहिए। तो X और Y का वैल्यू आएगा कैसे? तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूं सोल्व करने के लिए। तो अगर आपको X का वैल्यू चाहिए, अगर आपको X का वैल्यू चाहिए तो आप पहले Y को एलिमिनेट करेंगे। क्या बोले? अगर X का वैल्यू चाहिए तो पहले हम Y को एलिमिनेट करेंगे, तो Y को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? बोले अगर X का वैल्यू चाहिए तो Y को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो जहां जहां पे Y सेम होगा उसको डिवाइड कर देंगे। जहां जहां पे Y सेम होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको X चाहिए तो हम Y को एलिमिनेट करते हैं। देखो तो Y कहां कहां पे सेम है, तो ये यहां पे देखो 1 की पावर Y और यहां भी 1 की पावर Y, मतलब सेकेंड और थर्ड में Y सेम है। तो सेकेंड को अगर हम थर्ड से डिवाइड कर दें तो सेकेंड में कितना वैल्यू है? तो 3.2 इंटू 10 के पावर -4 के, 0.10 के पावर X, 1 के पावर Y, 3.2 इंटू 10 के पावर -4 के, 1 के पावर X और 1 के पावर Y। के से के चला गया, ये 1 बचा। बोलो, ये 0.50 है और ये 1 है, तो इसको हम 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो 1 बराबर 1/2 के पावर X। देखो भाई,
इसको भी सोल्व करना कोई मामूली चीज नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे तो खतरनाक खतरनाक टाइप के दिमाग लगाता है इसको सोल्व करने के लिए। बोलेगा लॉग ले लेंगे, वो ले लेंगे, दिस ले लेंगे, डैट ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो मैक्सिमम प्रयास करो कि पहले बेस को सेम कर लो। अगर बेस सेम होगा ना तो पावर खुद ब खुद सेम हो जाएगा। ऐसा बेसिक मैथमेटिकल दिमाग का जरूरत है, इसमें बहुत केमिस्ट्री का जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 और यहाँ 1/2 की पावर x है, तो दोनों का बेस इक्वल करते हैं। तो इस 1 को हम 1/2 के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, और इसको हम 1/2 के पावर x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो अब दोनों का बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। तो x चाहिए तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे। अगर y चाहिए तो किसको एलिमिनेट करेंगे, तो x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर y चाहिए तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। और x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जहां जहां पे x सेम होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो कहां कहां पे x सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड में। हम इसी में लिख ले रहे हैं, तुम अलग लिख लेना। तो हम इसको फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कट गया और ये बचा 1/2 और ये भी बचा 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2 के पावर y। तो दोनों का बेस सेम, तो y का पावर, y का वैल्यू 1। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर आपको x चाहिए, तो अगर आपको x चाहिए तो पहले आप y को एलिमिनेट करोगे, और अगर y चाहिए तो पहले आप x को एलिमिनेट करोगे। x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो x को एलिमिनेट करने के लिए जहां जहां पे x सेम होंगे वहां पे डिवाइड कर देंगे, और y को एलिमिनेट करने के लिए जहां जहां पे y सेम होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। लिखो, तो x का वैल्यू 0 आ गया बच्चों और y का वैल्यू 1 आ गया। तो देखो तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं माने थे ना, r बराबर k a के पावर x और v के पावर y। तो r बराबर k a के पावर 0 और v के पावर 1। तो r बराबर k समथिंग की पावर 0 क्या होगा, v2। अब देखो यार ये पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर वही जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट। देखो यहां पे क्या आ गया, इस रिएक्टेंट ए और बी2 दोनों है, लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं पे ए है ही नहीं है। इस रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं पे ए है ही नहीं है। तो अगर इस रेट ऑफ रिएक्शन में अगर कहीं पे ए है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो बोला था कि दोनों पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन गलत हुआ। तो बोलेगा सर जब गलते था तो पढ़ाई थे काहे, उसका भी जरूरत पड़ेगा, हम बताएंगे कहां पे फॉलो करेगा कहां पे फॉलो नहीं करेगा, उसका भी मुझे इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो बहुत ही इजी है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को।
अब देखो बच्चों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, कहीं पे अगर ऐसा कहता है कि ट्वाइस ए प्लस बी सी प्लस डी, है ना, बोलता है द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वेयर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया हुआ है, तो 0.10 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये V का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चों, 1.2 इंटू 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है, 0.1 m, 0.2 m और 1.2 इंटू 10 के पावर -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है बच्चों, 0.1 m, सॉरी 0.2 m, 0.1 m एंड 2.4 इंटू 10 के पावर -3। तो रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। अच्छा, पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लेते हैं ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो पहला तो काम आएगा ही कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या फॉलो करेगा, नहीं करेगा, है ना, तो नहीं करेगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है। क्वेश्चन को आप लिखो, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन लिख लेना। चलो, चलिए मैं स्क्रीन से 2 मिनट हट जा रहा हूं, वीडियो यहीं पे रोकेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K A के पावर X और V के पावर Y। R बराबर K A के पावर X और B के पावर Y। ठीक है, मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है R बराबर K A के पावर X और B के पावर Y, मान लिए। और मान लिए कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये तीनों गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 1, तो इन एक्सपेरिमेंट 1 R बराबर क्या लिखे हो, K A के पावर X और B के पावर Y, है ना। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है 1.2 इंटू 10 के पावर -3 के। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 के पावर x, V का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1 के पावर y। तो मान लिए कि ए रेट ऑफ रिएक्शन है। चलिए दूसरा क्या है, इन एक्सपेरिमेंट 2, तो इन एक्सपेरिमेंट 2, तो 2 में R का वैल्यू कितना है, 1.2 इंटू 10 के पावर -3 के 0.1 के पावर x इंटू 0.2 के पावर y। इन एक्सपेरिमेंट थर्ड, तो R का वैल्यू कितना है, 2.4 इंटू 10 के पावर -3
के 0.2 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y। अब देखो तो बच्चों, तो ये r बराबर के a के पावर x b के पावर y, r बराबर ऐसा कुछ दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था इस तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाइड किया, है ना। तो अगर x चाहिए तो y को एलिमिनेट करना होगा। तो y कहां कहां पे सेम है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर सकते हो, बोलो a और a, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो गया 1.2 इंटू 10 के पावर -3 बराबर के 0.1 के पावर x 0.1 के पावर y। ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 के पावर -3 के 0.2 के पावर x 0.1 के पावर y। अब देखो तो यार, आपको चाहिए x, तो ये y गया, बोलो गया, तो क्या बचा ये a 1/2 बराबर 1/2 के पावर x, x का वैल्यू 1। अब आपको y चाहिए, तो अगर आपको y चाहिए तो क्या कैसे लेंगे y। तो अगर y चाहिए तो हमको x को एलिमिनेट करना होगा। कहां कहां पे x सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो फर्स्ट में कितना वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 के पावर x 0.1 के पावर y। और सेकंड में क्या है भाई 1.2 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 के पावर x 0.2 के पावर y। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इधर 1 बराबर 1/2 के पावर y। अब इसको सोल्व करना है, तो क्या बोले कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले बेस को सेम कर लो। तो हम लोग बेस को कैसे सेम करेंगे, तो बेस को सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस 1 को 1/2 के पावर y लिख सकते हैं, सॉरी इस 1 को हम 1/2 के पावर 0 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1/2 के पावर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई 1, और y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो समथिंग के पावर 0 क्या होता है 1। तो बहुत ही आसान है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि एक रेट ऑफ रिएक्शन है r बराबर के a के पावर x b के पावर y, है ना, r बराबर के a के पावर x b के पावर y, ठीक है। तो a के पावर x b के पावर y मान लेंगे। तो मान लेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है, सॉरी मान लीजिए कि r बराबर के पावर x b के पावर y है, वो तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो कर रहा है, फॉलो करा देंगे। अगर x चाहिए तो y को एलिमिनेट करेंगे, y चाहिए तो x को एलिमिनेट करेंगे। चलो खत्म। अब देखो तो यार, क्या हम एक क्वेश्चन को करने के लिए हम इतना टाइम लगाएंगे, तो बोलेगा सर बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं तो कितना टाइम लगाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे थोड़ा सा टाइम, देखो हम आपको बताते हैं। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक कैसे बताते हैं, देखो ट्रिक। इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं और बिना पेन, विदाउट यूज, बिना पेन का यूज किए हुए आईआईटी का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V और रेट
ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.10 0.1 सॉरी 0.2 m 0.1 m 0.2 m 0.1 m 1.2 into 10 के पावर माइनस 3 1.2 into 10 के पावर माइनस 3 2.4 into 10 के पावर माइनस 3। अब देखो बच्चों, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालने की मैं तरीका बताया कि पहले मान लेना r बराबर k, a के पावर x, b के पावर y, और जितने भी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन होंगे सभी को सेटिस्फाइड करा लेना। x चाहिए y को एलिमिनेट कर लेना, y चाहिए x को एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा ट्रिक देखते हैं कैसे इसको हम लोग स्पीडली बनाते हैं। तो देखो मैं बताता हूं हमको चाहिए क्या। तो मान लेते हैं कि r बराबर k, यही इक्वेशन था a प्लस बी प्रोडक्ट, तो हमको a और b का पावर चाहिए। तो मान लेते हैं कि r बराबर k, a के पावर x और b के पावर y इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब मुझे क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। अब देखो तो x और y का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। देखो मैं बताता हूं आपको एक ट्रिक। मुझे a का पावर चाहिए और b का पावर चाहिए। x क्या है, a का पावर, y क्या है, b का पावर। मतलब मुझे a और b का पावर चाहिए। तो मुझे a और b का पावर चाहिए, तो हम a और b का पावर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। a और b का पावर हम कैसे निकालेंगे, तो हम a और b का पावर हम निकालते हैं। तो देखो a और b का पावर, तो अगर a के ऊपर पावर चाहिए, तो अगर a के ऊपर अगर पावर चाहिए तो पहले हम b को देखेंगे। याद एकदम दिमाग एकदम लिखते जाओ स्टेप वाइज। अगर a के ऊपर पावर चाहिए तो पहले हम b को देखेंगे। पेन लेकर बैठे हो ना जी, कि भजन कीर्तन जैसा सुनते हो, हारमोनियम रूनियम ले लिए, झाल लेके बैठ गए और काइनेटिक्स के लेक्चर निकाल लिए, हरे रामा जपते रहे, काइनेटिक्स का लेक्चर चलता रहा। ऐसे नहीं पढ़ते हो, है ना। बोलेगा सर लॉकडाउन है, हरे रामा ही जपना है और काइनेटिक्स का लेक्चर पढ़ना है। फ्री में तो लेक्चर मिल रहा है ना। इसी लेक्चर के लिए बहुत सारे बच्चे 8500 रुपया पेड किए हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस पता होगा। और जो बच्चे फ्री में होंगे, जो फ्री में पढ़ते होंगे, उनको हरे रामा हरे कृष्णा नजर आता होगा, है ना। सही बात है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है भाई, इंडिया में ऐसा होता है फ्री का चीज। चलो आते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, a के ऊपर पावर और b के ऊपर पावर। तो अगर a के ऊपर पावर अगर चाहिए तो पहले हम b को देखेंगे। अगर मुझे a के ऊपर पावर चाहिए तो पहले b को देखेंगे। b में क्या देखेंगे, b में देखेंगे कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर a के ऊपर पावर चाहिए तो पहले b को देखेंगे। अगर a का पावर चाहिए तो b को देखेंगे। किसको, b को। और b में क्या देखेंगे, कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, फर्स्ट में और थर्ड में। कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, फर्स्ट में और थर्ड में। अगर a का पावर चाहिए तो b में देखेंगे कि कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो फर्स्ट में और थर्ड में। अब b को छोड़ देंगे, b को छोड़ देंगे और पुनः a के पास आ जाएंगे। किसमें, कहां कहां पे सेम था, फर्स्ट और थर्ड में। तो फिर इसी को कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो थर्ड है वो फर्स्ट का कितना टाइम्स, तो 2 गुना। क्या बोले कि अगर a का ऊपर पावर चाहिए तो पहले b को देखेंगे कि b में कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को
जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा उसी जगह पे ए में आ जाएंगे। तो ए जो थर्ड है वो फर्स्ट का कितना टाइम्स है, तो डबल है। अब आ जाओ रेट में, कितना टाइम्स है, दुगना है। अब देखो इसके ऊपर क्या पावर देंगे किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके ऊपर 1 पावर देंगे। कितना पावर देंगे, 1 पावर देंगे, तो x का वैल्यू 1 आ गया। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम समझ जाएगा, पैसेंस रखो, पैसेंस। अब y का वैल्यू चाहिए, तो अगर y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए तो मुझे पहले क्या करना होगा, x को देखना होगा। मतलब अगर y किसका पावर है, b का, तो a को देखना होगा, a कहां कहां पे सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में सेम है। अब आ जाओ b में, तो सेकंड जो है वो फर्स्ट का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और रेट में आ जाओ कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है। इसके ऊपर क्या पावर देंगे कि इक्वल हो जाएगा, इसके ऊपर 0 पावर देंगे, तो y का वैल्यू 0। r बराबर क्या हो गया, k, और b के पावर 0। अरे समझे यार, बोलेगा काहे का समझना, नहीं समझ रहे हो। अगर a का पावर चाहिए तो b में देखो कहां कहां सेम है, तो b में यहां सेम था, फिर यहां पे आ गए, ये थर्ड का, तो थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, फिर रेट में आ गए 2 टाइम्स। इसके ऊपर क्या पावर दिए किसके इक्वल, तो ये 2 तो है, 1 पावर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, भाई वैल्यू हो गया। b का पावर चाहिए, a में देखे कहां कहां सेम है, फर्स्ट और सेकंड में, रेट को देख लिए, फिर यहां पे देख लिए 2 टाइम्स, यहां पे 1 टाइम्स, क्या पावर देंगे, तो इसके ऊपर पावर 0 देंगे, तो वैल्यू 0 हो गया। लिखो इसको, और भी हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास आप लोग को पैकेज मैसेज कर दिया जाएगा, फिर हम लोग इस पे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।